बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फ़िरा कलीम और आज हम शुरू करने लगे हैं आरपीडी हम पढ़ेंगे मक्रैकेंस की बुक से। और इसके अंदर जो है हमारे जितने भी एससीक्यूज़ होंगे यानी कि क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज़ होंगे, हम साथ साथ इनको कवर करते चले जाएंगे और सारे चैप्टर्स को हम थरली स्टडी करेंगे ताकि कोई भी जो चीज़ है हमारी मिस ना हो। अभी हमने शुरू करना है चैप्टर 1 जो कि है पार्शली ईडेंटुलस एपिडेमियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी। काफ़ी ही सिंपल सा बेसिक सा चैप्टर है। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा, कहते हैं इस टेक्स्ट बुक के अंदर हमने पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ पार्शली ईडेंटुलस पेशेंट्स जिनको हम कंफर्टेबल और यूजफुल टूथ रिप्लेसमेंट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आरपीडी यानी कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स। फिर कहते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की डेफिनेशन आती है, कहते हैं ये एक कंपोनेंट है प्रोस्टोडोंटिक्स का जो कि ब्रांच है डेंटिस्ट्री की, जिसके अंदर हमने रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस करानी होती है लॉस्ट ओरल फंक्शंस की, कंफर्ट की। पेशेंट ऑफ कोर्स टूथ लॉस है तो पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल होगा, उसकी कंफर्ट की हमने रेस्टोरेशन करवानी है, उसकी अपीयरेंस की हमने रेस्टोरेशन करवानी है और एट दी एंड हेल्थ ऑफ द पेशेंट जो है उसको हमने रिस्टोर करवाना है। कैसे रिस्टोर करवाएंगे? बाय रेस्टोरेशन ऑफ द नेचुरल टीथ जो कि लॉस हो गए हुए थे, जिनकी हम रिप्लेसमेंट देंगे। जो भी मिसिंग टीथ होंगे उनकी हम रिप्लेसमेंट देंगे और जो भी क्रेनियोफेशियल टिश्यूज लॉस हो चुके होते हैं उनकी भी हम रिप्लेसमेंट देंगे विद आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट्स। यहाँ पे जो बेसिक डेंटिस्ट का काम होगा वो तो उसका ओरल टिश्यू को क्या कहते हैं रिप्लेस करना होगा, जो कि मिकोजा की फॉर्म में हम कर रहे हैं। जब भी आपकी डेंचर की जो प्लेट्स आती हैं वो उस मिकोजा को रिप्लेस कर रही होती हैं, उस बोन हाइट को रिप्लेस कर रही होती हैं। और अगर हम इसकी एडवांस स्टेज के ऊपर जाएं तो प्रोस्थोडोंटिक्स का ही वो पार्ट होता है जिसके अंदर जो है समटाइम्स लॉस्ट ईयर को रिप्लेस किया जा रहा होता है, लॉस्ट आई को जो है वो रिप्लेस किया जा रहा होता है और नोज वगैरह को भी रिप्लेस किया जा रहा होता है। तो कोई भी क्रेनियोफेशियल टिश्यू का लॉस है वो भी आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट से रिप्लेस किया जा रहा होता है इस सब्जेक्ट के अंदर, प्रोस्थोडोंटिक्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं जौन सा भी प्रोस्थेसिस बनता है वो आपके 3 जगह से सपोर्ट ले रहा होता है ताकि वो सक्सेसफुल रह सके। नंबर 1 आपके वेरियस रिमेनिंग टीथ से। ऑफ कोर्स कोई भी अगर आपका आरपीडी बनेगा उसके क्लैप्स वगैरह जो हैं वो आपके रिमेनिंग टीथ के ऊपर आएंगे। दूसरी सपोर्ट वो ले रहा होता है आपके सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यू से, जो रिज होगी, जो सॉफ्ट टिश्यू रिज होगी जिस जहाँ से टूथ रिमूव हो चुका होगा वहाँ से सपोर्ट लेगा आपका आरपीडी या प्रोस्थेसिस। और नंबर 3 आपके असाइंड इम्प्लांट से। अगर इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस है यानी कि इम्प्लांट्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर कोई आपका प्रोस्थेसिस आके बैठ रहा है तो ऑफ कोर्स वो इम्प्लांट से सपोर्ट लेगा। तो 3 जगहों से हम सपोर्ट ले रहे होते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोस्थेसिस। नेक्स्ट कहते हैं कि जौन सा भी आपका प्रोस्थेसिस बनना है वो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के उसको वो फॉलो करें। 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? नंबर 1 एलिमिनेशन ऑफ द ओरल डिजीज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, यानी कि जिस वजह से भी आपका टूथ लॉस, प्रोस्थेसिस तभी लग रहा है जब कोई टूथ लॉस है। टूथ लॉस किसी वजह से हुआ होगा, किसी ओरल डिजीज की वजह से हुआ होगा, उसके अंदर गम डिजीज आ सकती है, कोई आपकी पेरीएपिकल डिजीज आ सकती है, ठीक है। तो जौन सी भी वो डिजीज है या कोई केरियस एक्सटेंसिव केरीज हो सकती है जिसकी वजह से टूथ लॉस हो रहा है, तो जौन सी भी वो डिजीज है रिमेनिंग टूथ के ऊपर या आपकी बोन के अंदर गम्स के ऊपर, सबसे पहले तो आपने उसको पॉसिबली जितना एक्सटेंट होगा आपने उसको रिमूव करना है ताकि आपका जो प्रोस्थेसिस है वो सक्सेसफुल हो। नंबर 2 प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द टीथ एंड द हेल्थ ऑफ द ओवरऑल ओरल स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो आपके बाकी दांत हैं उनकी हेल्थ को आपने बेहतर करना है। वही बात हो गई, अगर केरियस हैं तो उनकी केरीज को पहले हम सारे रिमूव करते हैं, देन ही हम जो एडिसन दांत होते हैं उनके ऊपर तब तक क्लैस वगैरह नहीं दे सकते, उनको तब तक अबंडमेंट नहीं बना सकते जब तक उनकी जो हेल्थ है वो प्रिजर्व ना हो चुकी हो, ताकि जो आपका अल्टीमेटली जो आपका रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बनना है वो वेल इन्हांस उसका डिज़ाइन बन सके, मतलब ऑफ कोर्स वो प्रॉपरली आपका असाइन हो सके जब तक आपके सारे जो बाकी टीथ हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ और जो बाकी ओरल टिश्यूज़ हैं उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो प्रिजर्व हो सके और उसको आप बेहतर कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है रेस्टोरेशन ऑफ द ओरल फंक्शंस दैट आर कंफर्टेबल। ऑफ कोर्स अब ओरल बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रोस्थोडोंटिक्स की ट्रीटमेंट करने का कि आपके जो ओरल फंक्शंस हैं वो अल्टीमेटली कंफर्टेबल हो जाएं और एस्थेटिकली प्लीजिंग हो जाएं और जो भी प्रोस्थेसिस आप बनाएं वो आपकी पेशेंट की स्पीच के साथ इंटरफेयर ना करें। तो 3 बेसिक काम है, प्रोस्थेसिस कंफर्टेबल हो, प्रोस्थेसिस एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, दिखने में अच्छा हो, और नंबर 3 बोलते वक्त कोई इशू ना करे, ठीक है। तो ये 3 मेजर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको आपने हमेशा पूरा करना है जब भी आपने कोई प्रोस्थेसिस देना है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएंगी 3 फिगर्स आ जाएंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तो जो फिगर 1.1 है इसके अंदर बेसिक उन्होंने 4 टाइप्स के आपको प्रोस्थेसिस दिखाए हुए हैं, बड़ी सिंपल सी है। नंबर 1 जो है वो है एक फिक्स पार्शियल डेंचर यानी कि जिसको हम ब्रिज कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आपके 3 दांत मिसिंग हैं,
एक नंबर 10 जो कि मैंने यहाँ पे वैसे सारे मार्क किए हुए हैं, ये नंबर 10 टीथ आपका इंटीरियरली मिसिंग है। उसके अलावा नंबर 5 और नंबर 13 ये आपकी यूनिवर्सल नंबरिंग है। ये 3 दांत आपके मिसिंग हैं, जिसको रिप्लेस करने के लिए हमने एक यहाँ पे ब्रिज लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो टीथ बॉर्डरिंग द ई डेंटल स्पेसेस हैं वो एज अ अबटमेंट यूज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे अबटमेंट्स होंगी, और ये बीच में जो मैंने मार्क किए हुए हैं सारे आपके पॉइंटिंग्स हैं। नंबर 2 में दिखाया हुआ है क्लैस्प टाइप रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जो कि आपके पोस्टीरियर दांतों को रिप्लेस कर रहा है। ये पोस्टीरियर दांत जो हैं ये मिसिंग थे, और ये आगे इन दांतों के ऊपर ये एज अ अबटमेंट यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे क्लैस्प्स आ रही हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक टूथ क्लैस्प टाइप रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास टूथ सपोर्टेड रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ये भी ऑलमोस्ट वही क्लैस्प टाइप ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो है आपके जो ये क्लैस्प्स हैं, इनके बजाय आपकी यहाँ पे जो क्या कहते हैं बेस प्लेट्स होती हैं काफ़ी एक्सटेंसिव होती हैं, प्लस ये टूथ सपोर्टेड है, तो इसके अंदर आपके जो पोस्टीरियर मोलर्स हैं ये भी एज अ क्या यूज़ हो रहे हैं, एज अ अबटमेंट यूज़ हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम बैंड टाइप से इन मोलर्स के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके टीथ हैं सराउंडिंग द ई डेंटल स्पेस, ये आपको एक तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट, रिटेंशन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है मैंडिबुलर बायलैटरल डिस्टल एक्सटेंशन रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स, यानी कि यहाँ पे बायलैटरल डिस्टल एक्सटेंशन से मुराद होता है कि पोस्टीरियरली कोई दांत प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो नेचुरल टीथ आपके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई नेचुरल पोस्टीरियर टीथ प्रेजेंट नहीं है, तो ये बायलैटरल एक्सटेंशन प्लेट हो गई। और यहाँ पे आपको सपोर्ट, रिटेंशन और स्टेबिलिटी मिल रही है साथ वाले दांतों से, आगे वाले साथ वाले दांतों से। ठीक है, जहाँ पे आपके सारे डेंचर के कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, प्लस आपकी रेजिडुअल रिज से, जो कि नीचे आपका सॉफ्ट टिश्यू होगा, और उसके ऊपर जो रिज जो बोनी टिश्यू होगा उससे आज जो है आपको यहाँ पे डेंचर की सपोर्ट मिल रही है। तो ये हमारे पास 3-4 टाइप के इन्होंने रिमूवल पार्शियल डेंचर्स दिखा दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये एक फिगर, और दूसरी फिगर जो 1.3 है, ये फिगर जो है यहाँ पे अभी सिर्फ हमने इनके जो नेम्स जो उन्होंने कॉम्पोनेंट्स के दिए हैं उनको बस एक दफ़ा रीड करके याद करना है। इन सारे कॉम्पोनेंट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये हमारे आगे के चैप्टर्स में आएगा जहाँ पे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो 2 उन्होंने फ्रेमवर्क दिखाए हुए हैं, बेसिक पार्शली ई डेंचरलेस रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो दिखाया हुआ है ये एक मैंडिबुलर आर्च का फ्रेमवर्क है। यहाँ पे हमारे पास एक होता है मेजर कनेक्टर। मेजर कनेक्टर क्या है, जो कि आपके बिल्कुल मोस्टली ये बीच में प्रेजेंट होता है, और ये आपकी राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डेंचर जो भी है उसको जोड़ रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास रेस्ट आ जाती है। रेस्ट जो है वो वाला स्पेस होती है जहाँ पे जाके आपका ये जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है दांत के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। उसके अलावा आपका एक डायरेक्ट रिटेनर होता है, आपका एक माइनर कनेक्टर होता है, गाइड प्लेन होती है, और इनडायरेक्ट रिटेनर होता है। ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम डिटेल में इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। इन सब के ऊपर एक एक पूरा चैप्टर है, तो यहाँ पे हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते, हम सिर्फ इनके नेम्स रीड करते हैं। नेक्स्ट मैक्सिलरी आर्च का एक फ्रेमवर्क दिखाया हुआ है। सेम कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके अंदर भी होते हैं, मेजर कनेक्टर, रेस्ट, डायरेक्ट कनेक्टर, माइनर कनेक्टर, गाइड प्लेन और इनडायरेक्ट रिटेनर। ये सिर्फ सिंपली यहाँ पे हम नाम देखते हैं, आगे जाके हम इनकी डिटेल्स में जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टूथ लॉस एंड एज का। एक इन्होंने यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। कहते हैं टूथ लॉस और एज जो है वो लिंक्ड होता है इन अ वे के विद द इंक्रीजिंग एज आपका जो टूथ लॉस है वो बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट कहते हैं इंटर आर्च जो है वो डिफरेंस हमने देखा है टूथ लॉस के अंदर, मतलब कि मैक्सिलरी टीथ जो हैं वो ज़्यादा जल्दी लॉस्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द मैंडिबुलर टीथ। ये बात वैसे ही एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। नीचे एक और बात लिखी हुई है जो कि एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, वो ये है कि इंट्रा आर्च भी डिफरेंस देखा गया है, जो कि ये है कि पोस्टीरियर टीथ जो हैं वो जल्दी लॉस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द इंटीरियर टीथ। तो सबसे ज़्यादा लॉस होने के टीथ की जो चांसेस बढ़ गए वो हो गए हमारे मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ, क्योंकि मैक्सिलरी टीथ ज़्यादा जल्दी लॉस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मैंडिबुलर, और पोस्टीरियर दांत जो हैं वो जल्दी लॉस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू इंटीरियर टीथ। उसके अलावा कहते हैं जो लास्ट रिमेनिंग टीथ इन माउथ रिमेन रह जाते हैं अल्टीमेटली वो होते हैं हमारे मैंडिबुलर इंटीरियर टीथ, स्पेशली मैंडिबुलर कैनाइन। ठीक है, और ये दांत देखे जाते हैं ई डेंचुलस मैक्सिलरी आर्च के अगेंस्ट, क्योंकि मैक्सिलरी आर्च जो है वो कंप्लीटली ई डेंचुलस हो चुकी हुई होती है और सिर्फ मैंडिबुलर इंटीरियर टीथ जो है वो रिमेनिंग रह गए हुए होते हैं। अभी जो डिफरेंसेस हैं ये हैं ड्यू टू केरी ससेप्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारे पोस्टीरियर मैक्सिलरी टीथ हैं वो ऑफकोर्स केरीज से ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे, जिसकी वजह से उनका जो लॉस है वो अर्ली हो जाता होता है। यहाँ पे एक टेबल भी इन्होंने बताया हुआ है जिसके अंदर हाई रिस्क केरीज से कौन से वाले दांत हैं हमारे सारे पोस्टीरियर 6, 7, 6, 7, 5 और अपर 1, 2, 4, 5, यानी कि अपर वाले दांत और पोस्टीरियर जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं टू केरीज।
और लोअर रिस्ट पे कौन से आ जाते हैं, आपके अपर एंड लोअर 3, 4 और लोअर के 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि जो लोअर के सारे एंटीरियर्स हैं और अपर का 3 हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जो कि कैनाइन, ये हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होते हैं जो कि अल्टीमेटली दांत के मुंह के अंदर रिमेनिंग रह जाते हैं। ये इसके अंदर सिर्फ लोअर रिस्क वाली बातें पढ़ लें और ये हम जनरल सा यहाँ पे ट्रेंड देख लेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है हमारे लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट कहते हैं एक स्टडी की गई, तो स्टडी में कितने पॉपुलेशन वगैरह इन्वॉल्व थी, क्या परसेंटेजेस निकले, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सिंपली एंड में जो एक लाइन लिखी है वो इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि पार्शली ई डेंटलेस कंडीशंस जो हैं वो मोस्ट कॉमनली मैक्सिला के अंदर देखी जाती हैं और इसके अंदर भी मोस्ट कॉमनली जो मिसिंग टीथ होते हैं वो हमारे पास मिसिंग फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स होते हैं। यही जो मैंने भी आपको बात बताई कि सबसे ज़्यादा कॉमनली मिसिंग टीथ जो हैं वो मैक्सिला के होंगे और मैक्सिला के अंदर भी पोस्टीरियर टीथ, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टूथ लॉस, यानी कि जब भी कोई टूथ लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके मुंह के अंदर। तो दो चेंजेस आते हैं, एक होते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस और दूसरे होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एनाटॉमिकल चेंजेस के अंदर ये आएगा, कहते हैं कि जब भी कोई टीथ लॉस हो जाएगा तो जो आपकी एल्वियोलर रिज होती है उसके ऊपर फंक्शनल स्टिमुलस आना जो है वो बंद हो जाएगा। जब उसके ऊपर फंक्शनल स्टिमुलस आना बंद हो जाएगा, क्योंकि टूथ नहीं होगा तो वो उसके ऊपर कोई फीलिंग ही नहीं आएगी कि वहाँ पे कोई फंक्शनल चीज़ है, तो उसकी वजह से बोन की हाइट और बोन की जो विड्थ है वो रिड्यूस होने लग जाएगी। यानी कि इन टोटल हम कहें तो रिज का जो वॉल्यूम है वो लॉस होने लग जाएगा अनटिल अनलेस उसके ऊपर इम्प्लांट आए। ऑफकोर्स इम्प्लांट हमें पता है वो बिल्कुल रूट लाइक स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर रहा होता है, तो रिज के ऊपर हर टाइम फंक्शनल स्टिमुलस आता है और रिज की जो हाइट है, विड्थ है, वो मेंटेन रहती है, जो कि टूथ लॉस की वजह से रिड्यूस हो रही थी। उसके अलावा कहते हैं एक और डिफरेंस आ जाएगा, कहते हैं कि जो टूथ लॉस है ये बोन लॉस है, सॉरी टूथ लॉस नहीं, बोन लॉस जो है ये मैंडिबल्स के अंदर ज़्यादा प्रोनाउंस होता है एज कम्पेयर टू मैक्सिला के अंदर, और पोस्टीरियरली ज़्यादा प्रोनाउंस होता है एज कम्पेयर टू एंटीरियरली, ठीक है। यानी कि पोस्टीरियरली बोन लॉस ज़्यादा हो रहा होता है एज कम्पेयर टू एंटीरियरली। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कहते हैं अल्टीमेटली जो आपकी मैंडिबुलर आर्च है वो ब्रॉडर होने लग जाती है और मैक्सिलरी आर्च जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टर होने लग जाती है ड्यू टू बोन लॉस। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी अगर कोई मैंडिबुलर आर्च है, ठीक है, अब जहाँ पे जब इसकी विड्थ रिड्यूस होगी तो दोनों साइड से ये मैंडिबुलर आर्च यूं करके रिड्यूस होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है मैंडिबुलर आर्च कैसी हो जाएगी, ब्रॉडर हो जाएगी, आर्च बढ़ जाएगी और ये जो आपके रिजिड स्पेसेस होंगी ये रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो आर्च का जो बीच में से साइज है ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्रॉडर हो गई। और मैक्सिलरी आर्च जो है वो कह रहे हैं नैरोर होने लग जाती है। अब मैक्सिलरी आर्च जो है वो कुछ यूं करके होती है, ठीक है। अब मैक्सिलरी आर्च के अंदर जब दोनों साइड से रिज की हाइट जो है, विड्थ जो है वो रिड्यूस होगी तो मैक्सिलरी आर्च जो है वो अल्टीमेटली आपकी कॉन्स्ट्रिक्टेड होने लग जाती है। तो ये इस तरह से जो है वो आपके चेंजेस आ रहे होते हैं बोन के अंदर, यानी कि एल्वियोलर रिज की वॉल्यूम के अंदर। दूसरा चेंज जो है वो आता है, कहते हैं ऑल्टरेशन इन दी ओरल मिकोजा। नॉर्मली जो है वो आपका ओरल मिकोजा जो कि रिज के ऊपर होता है वो होता है अटैच जिंजाइवा, ठीक है, रिज के ऊपर अटैच जिंजाइवा होता है। लेकिन जब टूथ लॉस हो जाता है और वहाँ पे बोन लॉस होने लग जाता है तो वहाँ पे लेस केराटिनाइज्ड ओरल टिश्यू आ जाता है जो कि ओरल मिकोजा की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि इजीली ट्रॉमेटाइज्ड हो सकता है। तो दो मेजर चेंजेस आ रहे होते हैं, एक बोन की वॉल्यूम का और दूसरा ओरल मिकोजा की टाइप का, जो कि केराटिनाइज्ड से नॉन केराटिनाइज्ड हो जाती है आफ्टर टूथ लॉस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब हमें पता है दांत के ये तो एनाटॉमिकल चेंजेस तो हो गए, लेकिन दांत जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल काम कर रहे होते हैं जो कि होता है मैस्टिकेशन का। तो हमने दो चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस करवानी है जब भी हमने दांत लगाना है। एक तो एनाटॉमिक टूल, कौन सा एनाटॉमिक टूल है, हम टूथ को एनाटॉमिक टूल कह रहे हैं जो कि मैस्टिकेशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। ऑफकोर्स चबाने के लिए जो दांत है वो एज अ एनाटॉमिकल टूल यूज़ हो रहा है। दूसरी हमने चीज़ रिप्लेस करवानी है जिसको हम लेस कॉमनली जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो है ओरल कैपेसिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस टू मैनिपुलेट फूड। यानी कि जो हमने जब भी दांतों से अपने खाने को चबाना होता है तो एक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जो कि हमें बता रहा होता है कि हमने कितनी इंटेंसिटी से उस फूड को चबाना है। यानी कि हर फूड जो है उसको हम एक टाइप ऑफ इंटेंसिटी से, एक टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी से नहीं चबा रहे होते। तो ये चीज़ जो है ये भी आपके जो दांत हैं इसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं कि किस चीज़ फूड को किस तरीके से चबाना है। तो हमने वो वाली ओरल कैपेसिटी भी अपनी रिप्लेस करनी है जो कि न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस को स्टिमुलेट करे और बताए कि किस चीज़ को किस तरीके से चबाना है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, कहते हैं कि आपको ये सारा सेंसरी इनपुट कहाँ से आ रहा होता है कि कैसे आपने मैंडिबल को मूव करना है, कितनी इंटेंसिटी के साथ मैंडिबल को मूव करना है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। नंबर 1 आपको ये आ रहा होता है दांतों के
PMR से, PMR क्या है, पेरिडोंटल मैकेनोरिसेप्टर्स, यानी कि पेरिडोन्शियम के मैकेनोरिसेप्टर से आपको स्टिमुलस आ रहा होता है। इन एडिशन कहते हैं आपको स्टिमुलस आता है फ्रॉम जिंजाइवा, म्यूकोजा, पेरियोस्टियम यानी कि बोन की अपर लाइनिंग, और TMJ ज्वाइंट। ये सब चीज़ें मिल के आपको एक सेंसरी इनपुट दे रही होती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मैंडिबुलर मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, अब जब दांत रिमूव हो जाएंगे, दांत खत्म हो जाएंगे, तो हमारा जो टूथ PMR है यानी कि पेरिडोंटल मैकेनोरिसेप्टर्स हैं, ये तो नंबर 1 आपके लॉस हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लेस प्रिसाइज मस्कुलर गाइडेंस होगी, लेस प्रिसाइज आपकी मेस्टिकेटरी फंक्शंस होंगे एज कम्पेयर टू तब जब आपके दांत होते थे, तब आपकी मूवमेंट्स होती थी। ठीक है, तो जो भी आपने प्रोस्थेसिस देना है, उन्होंने एक तो आपकी रिप्लेसिंग मिसिंग टीथ को रिप्लेस करना है, प्लस उन्होंने आपकी जो फंक्शनल इम्पेडिमेंट्स हैं इनको जो है इम्प्रूव करवाने की कोशिश करनी है। इम्पेडिमेंट्स का मतलब जो भी ये फंक्शनल हिंड्रेंस आ रही है ड्यू टू टूथ लॉस, इसको भी इसने क्या करना है, रिप्लेस करवाना है। तो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में एक पॉइंट हो गया मेस्टिकेशन को रिप्लेस करने का। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है एस्थेटिक्स को रिप्लेस करने का। ठीक है, कहते हैं जब भी टूथ लॉस होगा तो आपको एक एस्थेटिक इम्पैक्ट जो है इसका बहुत बड़ा आएगा कि ऑफ कोर्स अगर तो एंटीरियर दांत है तो वैसे ही वो बुरा लगेगा। दूसरा, टूथ लॉस के साथ हमने देखा है कि आपका बोन लॉस भी होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी रेजिडुअल रिज जो है वो डिमिनिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके फेशियल फीचर्स जो हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, आपका लिप सपोर्ट जो है वो ऑल्टर होने लग जाएगा, फेशियल हाइट जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगी ड्यू टू एक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन लॉस। ठीक है, जब बोन चेंजेस आएंगे तो उसके साथ साथ ये चेंजेस भी आएंगे आपके एस्थेटिक्स के अंदर, आपके लिप सपोर्ट के अंदर, आपके फेशियल हाइट के अंदर। तो जो आपने रेस्टोरेशन प्रोवाइड करनी है वो ऐसी हो कि आपके सारे फेशियल एस्थेटिक्स जो हैं वो भी प्रॉपरली रिप्लेस हो जाएं। तो फिजियोलॉजिकल के अंदर भी हमारे 2 पॉइंट्स आ गए, एक हमारी मेस्टिकेशन का इशू, उसको रिजॉल्व करना है, दूसरा हमारे एस्थेटिक्स का इशू जो कि ड्यू टू टूथ लॉस आ रहा होता है, उसको हमने रिप्लेस करना है यहाँ पे। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फंक्शनल रेस्टोरेशन विद प्रोस्थेसिस। ये कोई इतना खास ऐसे टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेस्टिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं लिखे हुए हैं उनको हम यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं मेस्टिकेशन जो है वो एक अलोन जो है वो प्रोसेस नहीं होता। मेस्टिकेशन के फ़ौरन बाद जो है वो स्वॉलिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है, और ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, मेस्टिकेशन और स्वॉल्विंग के। मेस्टिकेशन जो है वो 2 मेजर प्रोसीजर्स करता है जो कि आपस में बड़े वेल सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। नंबर 1 उसका काम ये होता है कि फूड पार्टिकल्स को फोर्स अप्लाई करके सब डिवाइड करता है, इनके फूड पार्टिकल्स को शॉर्टन करता है। नेक्स्ट काम जो है वो कहते हैं टंग और चीक्स की कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा होता है, जो कि ये होता है कि जो भी कोर्स पार्टिकल्स हैं उनको टंग और चीक्स जो हैं सेलेक्ट आउट करते हैं, उनको दांतों के दरमियान में डालते हैं, यानी कि क्रूजल सर्फेसिस की तरफ लेके जाते हैं, एंड देन जो दांत हैं वो आपके उन कोर्स पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो 2 मेजर काम हो रहे हैं मेस्टिकेशन के अंदर। एक तो फूड पार्टिकल जो है वो उसका रिडक्शन हो रहा है, और दूसरा ये जो चीक्स एंड टंग है ये इसके अंदर हेल्प कर रहे हैं और कोर्स पार्टिकल्स को दांतों के दरमियान में भेज रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि जो भी फूड पार्टिकल है उसकी साइज, शेप, टेक्सचर ऑफ द फूड जो है ये डिटर्मिन कर रहा होता है कि आपकी जो मेस्टिकेटरी फोर्सेज हैं वो कितनी फोर्सफुल होनी है, कितनी ज़्यादा होनी है, कितने ज़्यादा च्यूइंग स्ट्रोक लगने हैं उस एक पर्टिकुलर फूड को बाइट करने के लिए, उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये सिंपल हमने बात कर ली। और ये सब जो है ये आपकी न्यूरो सेंसरी मीन से हो रहा होता है। ऑफकोर्स ये सारी सेंसेशंस आपको मिल रही होंगी, आप जिन चीज़ों से का मैंने नाम पहले मेंशन किया है, पेरिडोन्शियम से, आपके गम से, आपकी बोन से, तो आप ये मेस्टिकेशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट बात आती है, कहते हैं फूड रिडक्शन जो है उसके फ़ौरन बाद क्या होगा, आपका जो फूड है वो रेडी हो जाता है फॉर स्वॉल्विंग। ठीक है, अब ये जो फूड रिडक्शन है प्रोस्थेसिस भी करते हैं और टीथ भी करते हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, वो है मेस्टिकेटरी एफिशिएंसी की। ये बस यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट देखनी है। जो मेस्टिकेटरी एफिशिएंसी होती है वो ये होता है कि जो गिवन आपका फूड है उसको हम रिड्यूस कर लें टू अ सर्टन साइज इन गिवन टाइम फ्रेम। ये बस हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी थी कि मेस्टिकेटरी एफिशिएंसी क्या होती है कि आपका गिवन फूड जो है वो उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाए टू अ सर्टन साइज इन गिवन टाइम फ्रेम। अब कहते हैं मेस्टिकेटरी एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू द नंबर ऑफ एक्लूडिंग टीथ, यानी कि जितने ज़्यादा आपके पास एक्लूडिंग टीथ होंगे, जितनी ज़्यादा आपकी एक्लूजन की सर्फेस होगी, उतनी अच्छी आपकी एफिशिएंसी ऑफ मेस्टिकेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है कि जिनके पास ज़्यादा पोस्टीरियर टीथ हैं उनकी मेस्टिकेटरी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ। कहते हैं बिकॉज एक्लूजल कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो पोस्टीरियर टीथ का ज़्यादा होता है, तो जब भी आपके मोलर टीथ का लॉस होता है
तो ज़्यादा आपकी मेस्टिकेटरी एफिशिएंसी लॉस होती है एज कम्पेयर टू अगर आपके एंटीरियर टीथ का लॉस हो, क्योंकि पोस्टीरियर टीथ की लार्जर एक्लूजल कॉन्टैक्ट एरियाज होते हैं। ठीक है, फिर नीचे बात करते हैं, कहते हैं अगर आपके पोस्टीरियर टीथ लॉस होंगे तो आपको ग्रेटर नंबर ऑफ चूइंग स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे बिफोर स्वॉलिंग। ऑफ कोर्स जब पोस्टीरियर टीथ नहीं है तो एक्लूजल सर्फेसिस कम हो गई, एक्लूजल सर्फेसिस कम हो गई तो मेस्टिकेटरी एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से आप ज़्यादा चूइंग करेंगे तो आपका जो फूड है वो स्वॉलिंग के लिए रेडी हो सकेगा। यहाँ पे हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आ जाती है जो कि है स्वॉल्विंग थ्रेशोल्ड की। स्वॉल्विंग थ्रेशोल्ड क्या होता है? स्वॉल्विंग थ्रेशोल्ड वो फूड बोलस होता है जो कि रेडी होता है फॉर स्वॉल्वो, यानी कि कितना, ये एक फूड बोलस है, ठीक है, जो कि हम कह देते हैं कि इतना फूड का साइज होगा, पार्टिकल का साइज होगा तो हम इसको स्वॉलो करेंगे, ये हमारा एक नॉर्मल स्वॉल्विंग थ्रेशोल्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी मेस्टिकेटरी एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई, यानी कि हमारे पोस्टीरियर टीथ नहीं है जिसकी वजह से हम सही तरीके से नहीं चबा सक रहे, तो हमारा जो स्वॉलिंग थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है, मतलब कि फूड पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो ही हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा हम उसके अंदर पावर नहीं डालेंगे कि उसको साइज को छोटा करें। ये बात उन्होंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। कहते हैं कि अगर आपकी सुपीरियर मेस्टिकेटरी एबिलिटी, यानी कि दांत बहुत फिट हैं, सारे दांत आपके पास मौजूद हैं, तो आप ग्रेटर फूड रिडक्शन करेंगे। ठीक है, जो कि ग्रेटर फूड रिडक्शन करेंगे तो आपका बोलस का साइज बहुत ही छोटा होगा, देन आप उसको हमेशा सॉल्व किया करेंगे। कन्वर्सली उल्टी बात अगर पे हम ले जाएं कि अगर आपकी पोस्टीरियर टीथ नहीं है तो आप लार्जर फूड पार्टिकल्स को ही अपना सॉल्विंग थ्रेशोल्ड बना लेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं बाइट कर सक रहे, तो बड़े फूड पार्टिकल्स जो हैं उन्हीं को आप सॉल्व कर लिया करेंगे, तो वो आपका सॉल्विंग थ्रेशोल्ड बन जाएगा। तो ये एक रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन दी मेस्टिकेटरी एफिशिएंसी, एक्लूजल सर्फेसेस और लास्ट में हमारा सॉल्विंग थ्रेशोल्ड। ये बस चीज़ हमने इस टॉपिक में से देखनी थी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें तो कहते हैं कि एक और चीज़ इसके अंदर आ जाती है, कहते हैं जो भी आपकी प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट्स होती हैं उनका फंक्शन उतना इफेक्टिव नहीं होता एज कम्पेयर टू जो आपके अपने दांत होते हैं, उनका फंक्शन एज कम्पेयर टू आपकी नेचुरल डेंटिशन। अब यहाँ पे कहते हैं जो भी आपके फंक्शनल मीन्स हैं वो क्लोजेस्ट तब आते हैं जब आपके नेचुरल टीथ को हम रिप्लेस कर रहे होते हैं विथ फिक्स पार्शियल डेंचर्स जो कि बिल्कुल ही टाइटली बाउंड हैं टू योर टीथ, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस की या इम्प्लांट्स। अगर इम्प्लांट्स लगते हैं या शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस लगते हैं तो वो सबसे क्लोजेस्ट टू द नेचुरल टीथ फंक्शंस को रिप्लेस कर रहे होंगे। नेक्स्ट पे आता है इंटरमीडिएट फंक्शन रिप्लेसमेंट आ रही होगी तब जब आपके रिमूवेबल डेंचर आ रहा है जो कि सपोर्टेड है बाय टीथ, यानी कि कोई शॉर्ट स्पैन आरपीडी है जिसकी दोनों साइड्स पे टीथ की सपोर्ट है, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट फंक्शन की रिप्लेसमेंट कर रहा होगा एज कम्पेयर टू नेचुरल टीथ। फिर कहते हैं लोअर फंक्शन रिप्लेसमेंट आएगी तब जब आपका कोई रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बन रहा है जो कि थोड़ा बहुत दांतों से सपोर्ट ले रहा है और थोड़ा बहुत आपकी ई डेंचुलस रिजिस सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू से भी सपोर्ट लेता है, दांतों से भी सपोर्ट लेता है, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है, तो लोअर फंक्शनल एफिशिएंसी होगी एज कम्पेयर टू योर नेचुरल टीथ। और लोएस्ट फंक्शन तब आपका प्रोड्यूस हो रहा होगा जब रिमूवेबल डेंचर है और सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, ई डेंचुलस रिजिस से अलोन सपोर्ट ले रहा है, यानी कि एक तरीके का कंप्लीट डेंचर हो गया या आपका डिस्टल एक्सटेंशन वाला डेंचर हो गया जिसके अंदर रिज से ही मैक्सिमम सपोर्ट ली जा रही है, तो लोएस्ट फंक्शन रिप्लेसमेंट होगी एज कम्पेयर टू योर नेचुरल टीथ। ठीक है, तो ये 4 तरह की उन्होंने सपोर्ट्स बता दी जो कि आपके प्रोस्थेसिस से आपको मिल रही होती हैं और उससे फंक्शनल एफिकेंसी कितनी होती है वो भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, लास्ट में आ जाएं तो करंट रिमूवेबल पार्शियल डेंचर यूज के अंदर एक उन्होंने एक सर्वे किया। उस सर्वे में उनको ये पता लगा कि मैक्सिमम जो प्रोस्थेसिस लोगों ने पहने हुए होते हैं इन केस ऑफ पार्शली इडेंचुलस वो होते हैं मैक्सिलरी टीथ के। कहते हैं यहाँ पे पार्शली इडेंचुलस इंडिविजुअल्स को जब देखा गया हु वर नॉट वेयरिंग प्रोस्थेसिस वर 6 टाइम्स मोर लाइकली टू हैव मिसिंग मैंडिबुलर टीथ, यानी कि अगर मिसिंग मैंडिबुलर टीथ हैं तो वो डेंचर्स को उन्होंने अवॉइड किया हुआ था, जिससे कहते हैं पता लगा कि इट इज़ ग्रेटर डिफिकल्टी टू यू देयर इज ग्रेटर डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ मैंडिबुलर प्रोस्थेसिस, यानी कि मैंडिबुलर प्रोस्थेसिस को पहनना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू मैक्सिलरी प्रोस्थेसिस को पहनना। ठीक है, ये सिंपल बस एक स्टेटमेंट थी जो कि उन्होंने एक सर्वे से ली, बाकी इसके अंदर कोई खास बात इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में कहते हैं ये जो भी सर्वे हुआ जिसके अंदर उन्होंने प्रोस्थेसिस वगैरह को देखा तो उन्होंने प्रोस्थेसिस को 5 फैक्टर्स के ऊपर एनालाइज किया, यानी कि वो जो प्रोस्थेसिस है उनकी कैसी क्वालिटी थी, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए 5 फैक्टर्स देखे गए। नंबर 1,
देखी गई उस प्रोसेसिस की इंटेग्रिटी, दूसरा उसका वेयर देखा गया, यानी कि उस प्रोसेसिस के अंदर कितना वेयर आ चुका हुआ है उसके पोस्टीरियर एरिया के अंदर। नंबर 3 देखा गया कि उसकी बेस के ऊपर कितनी दफ़ा रीलाइन मटेरियल लग चुका हुआ है, कितनी दफ़ा कोई एडेसिव मटेरियल या टिश्यू कंडीशनर लग चुका हुआ है, जिससे वो प्रोसेसिस आपके दांतों के ऊपर नहीं, ब्रिज के ऊपर प्रॉपर्ली बैठ सक रहा है। और नंबर 4 और 5 में उस प्रोसेसिस की स्टेबिलिटी और रिटेंशन देखी गई। ठीक है, ये 5 क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए किसी भी प्रोसेसिस के अंदर, जो के ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी कितनी आ गई हुई थी प्रोसेसिस के अंदर, उनकी इंटेग्रिटी कितनी खराब हो गई हुई थी, रिटेंशन कितनी खराब थी, कितनी दफ़ा रिलाइन मटेरियल एडेसिव लगा हुआ था, और कितना ज़्यादा वो एक्सेसिव उसका वेयर हो चुका हुआ था। ठीक है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट में एक चीज़ हमने देख लेनी है, कहते हैं मैक्सिलरी प्रोसेसिस के अंदर देखा गया कि वो ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी लॉस थी एज कम्पेयर टू उनकी रिटेंशन लॉस। और मैंडिबल के अंदर भी यही देखा गया कि उनकी जो मैंडिबुलर प्रोसेसिस थे वो लेसर स्टेबल थे एज कम्पेयर टू उनकी रिटेंशन कितनी रिड्यूस हुई थी। ठीक है, बस ये इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ने वाले थे, देखने वाले थे। जितनी भी चीज़ें थी इस चैप्टर में से कवर करने वाली वो हमने यहाँ पे कर ली हुई है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, लेकिन एक सिंपल रीड के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग आरपीडी जो है वो बेहतर तरीके से बिल्ड होने लग जाए।